चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। इम्पॉर्टेंट है। IAS 20 क्या होता है, किस तरह से है, क्या इस चीज़ में चीज़ें हैं, सारा कुछ जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। अभी रिसेंट इसमें से अच्छे सवाल भी एग्जाम में टेस्ट हुए हैं और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यू कैन कंसीडर डैट वो उसने पेपर में पूछा है। तो अभी रिसेंट जो हमारी एक अटैम्प्ट गुजरी है स्प्रिंग 2024 की, उसमें उसने इस चैप्टर को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के साथ क्या किया है, टेस्ट किया है। तो क्योंकि उसने वहाँ पे पूछा है तो यहाँ पे इसके टेस्ट होने के चांसेस जो हैं वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप देखा जाए तो उस अटैम्प्ट में भी काफ़ी ये स्ट्रगलिंग एरिया है बच्चों का। अब चूँकि स्ट्रगलिंग एरिया है तो इसमें से आप एग्जामिनर भाई साहब जो है दोबारा चीज़ों को पूछेंगे, दोबारा चीज़ों के बारे में डिस्कशन जो है वो करेंगे। बिकॉज जिस एरिया में बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है एग्जामिनर जो है उस एरिया को लाजमी क्या कर रहा होता है, टेस्ट जो है वो कर रहा होता है। IAS 20 है हमारा, इसका टेस्टिंग लेवल जो है वो 1 है। इसका मतलब इसमें से मैक्सिमम जो पूछा जाएगा वो 8 मार्क्स तक का पूछा जाएगा। अब इसको हमने जब सॉल्व करना है तो इसके टेस्ट होने के एरियाज़ क्या हैं, किस तरह से टेस्ट इसको हम कर सकते हैं। बेसिकली ये IAS 16 के साथ कंबाइन होकर भी आ सकता है, जो हमारा IAS 16 है उसके साथ कंबाइन होकर भी आ सकता है। उसके अलावा एक इसकी बहुत अच्छी पॉसिबल एडजस्टमेंट है वो IAS 20 के साथ बनती है। IAS 20 जमा IAS 23, ये बहुत अच्छी एडजस्टमेंट जो है वो आ सकती है। आगे जाके हमने चैप्टर पढ़ना है NPO का। NPO के साथ भी इसमें गवर्नमेंट ग्रांट्स की चीज़ें टेस्ट हो सकती हैं। बिकॉज चैप्टर का नाम है, हमारे स्टडी का नाम जो है डेट इज़ गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स। जो हमें हुकूमत की तरफ से असिस्टेंस मिलेगी, जो हमें हुकूमत की तरफ से इमदाद हासिल हो रही होगी, हमने उसके बारे में बताना है, हमने उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना है, हमने उसको देखना है कि कैसे है, किस तरह से हमने अकाउंट करना है। जो गवर्नमेंट की हमें सपोर्ट मिल रही होती है, जो गवर्नमेंट की हमें चीज़ें मिल रही होंगी, उसको सारा कुछ हमने यहाँ पर लेके चलना है। तो वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर भी है अगर आप इसको तरीके से समझ के चलेंगे। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो मुश्किल चैप्टर भी है ये। तो बेसिकली इसमें हमने देखना क्या है कि हमारे पास एक एंटिटी है, हमारे पास एक इदारा है जिसको हम चला रहे हैं, जिसको हम रन कर रहे हैं। और इस इदारे को जो हमारी हुकूमत है, हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद वगैरह जो है वो दी जाती है, कुछ मदद, कुछ सपोर्ट जो दी जा रही होती है। इस सपोर्ट की वैल्यू भी होती है और जो हुकूमत की तरफ सारी सपोर्ट मिल रही होती है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो हमने क्या करना है, वो सारे का सारा हमने यहाँ पर सीखना है क्या है और किस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। अब चूंकि जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट का मतलब हुकूमत होती है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट हो गई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो गई, फॉरेन गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, हुकूमती इदारे होते हैं। जिस तरह स्टेट बैंक हो गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो गया, SCCP हो गया, SMETA वगैरह हो गया, ये सारे क्या हैं, ये हुकूमती इदारे जो हैं वो भी इसमें क्या होते हैं, आ रहे होते हैं। चाहे वो इंटरनेशनल हो, इस तरह की बॉडीज़, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, जिस तरह IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, इन सबको हम क्या कंसिडर करते हैं, इन सबको हम हुकूमत ही कंसिडर जो है कर रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि फेडरल गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट हो गई, सरकारी बैंक्स वगैरह हो गए, जिसमें हमारा ये यू कैन से डैट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आता है, बैंक ऑफ पंजाब आता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आ रहा है। फिर ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं हमारी, SMETA वो हो गई, कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो गया, SCCP वगैरह हो गई, यूनाइटेड नेशन हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड हेल्थ हो गया, एक्सियम बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। ये सारे इदारे जो हैं ये हमारी किस कैटेगरी में आ रहे होते हैं, गवर्नमेंट की कैटेगरी में ही आ रहे होते हैं। तो इन इदारों से जो मेरी कंपनी को, जो मेरे बिजनेस को सपोर्ट हासिल हो रही होती है, मदद मिल रही होती है, उसको हमने क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखना है। तो आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कि इस तरह का नाम है गवर्नमेंट ग्रांट्स या गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो अब देखना है गवर्नमेंट ग्रांट्स होती क्या है या गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होती है वो देखनी है। अब इसका डेफिनेशन देखेंगे कि कुछ डेफिनेशन इसमें वो क्या है, फिर इस स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है, दायरा कार क्या है, कहाँ तक ये स्टैंडर्ड हमारा वैलिड रहेगा, कहाँ तक हम इसको लेकर चलेंगे, ये सारा हमने क्या देखना है, यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो करना है। अब गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स, ग्रांट्स का मतलब तो आ रहा है कि जो पैसे की फॉर्म में हमें चीज़ें मिल रही होंगी। अब चूँकि हम बात कर रहे हैं असिस्टेंस की, तो जब हम असिस्टेंस की बात करते हैं, असिस्टेंस का लफ्ज़ी मतलब जो है वो क्या होता है कि सपोर्ट करना। क्या मतलब होता है असिस्टेंस का लफ्ज़ी मतलब? सपोर्ट करना, इमदाद मुहैया करना, जिसमें से आपको बेनिफिट्स जो हैं वो हासिल हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो डेफिनेशंस पहले हम इसे देखते हैं कि गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होती है। तो इस चैप्टर में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं।
गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या है? ये गवर्नमेंट की तरफ से वो एक्शंस हैं जो गवर्नमेंट ले रही है, जिसका डायरेक्टली इकोनॉमिक बेनिफिट जो है एक एंटिटी को या उस तरह की एंटिटीज को मिल रहा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं कि मेरा गवर्नमेंट असिस्टेंस कहला रहा होता है। रिमेंबर, ये वो डायरेक्टली बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट दे रही होती है। ये क्या है? ये डायरेक्टली बेनिफिट्स हैं जो इदारे को हासिल हो रहे होते हैं हुकूमत की तरफ से। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम गवर्नमेंट असिस्टेंस जो है कह रहे होते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्टली बेनिफिट्स होते हैं वो कभी भी गवर्नमेंट असिस्टेंस के ज़मरे में नहीं आते। अब इनडायरेक्टली बेनिफिट क्या है? देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट है, एक नई कंपनी लगती है, कंपनी गवर्नमेंट जो है उस कंपनी को एसेट्स इंपोर्ट करने की परमिशन दे देती है, अलाउ कर देती है। दैट इज़ अ डायरेक्ट बेनिफिट, दैट इज़ अ गवर्नमेंट असिस्टेंस। इनडायरेक्ट क्या है कि जी एक जगह पे कंपनी लगी हुई है, तो गवर्नमेंट ने ना एक रोड बना दिया है। अब उस रोड पे उस कंपनी के भी ट्रक जा रहे हैं, दूसरी कंपनी के भी ट्रक जा रहे हैं। इसकी वजह से उस कंपनी की सेल्स में इजाफा हो गया। तो भाई ये उसने आपके लिए नहीं किया, ये उसने किसके लिए किया था? जनरल पब्लिक के लिए किया था। तो बेनिफिट आपको पहुंच रहा है, लेकिन ये इनडायरेक्टली पहुंच रहा है, तो ये असिस्टेंस नहीं खिला रही होती। मतलब गवर्नमेंट ने जनरली सबके लिए कर दिया है, अगर उसमें से भी आपको बेनिफिट मिल रहा है तो ये गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं कहलाएंगी। गवर्नमेंट असिस्टेंस हम उस वक्त ही मानते हैं या उसी को मानते हैं जो डायरेक्टली बेनिफिट हमें दिया जा रहा होगा, उसे हम क्या कहते हैं कि ये मेरी क्या है? गवर्नमेंट असिस्टेंस है। जैसे एग्जाम्पल है जी, जेके लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड इट फैक्ट्री फ्यू ईयर्स अगो इन ग्वादर। जेके लिमिटेड ने अपनी फैक्ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट की है ग्वादर में कुछ समय पहले। सिंस देन द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड infrastructure by improvement to the general transport and communication network and the supply of improved facilities including water reticulation, which is available on the ongoing indeterminate basis for the benefit of an entire local community including JK Limited factory। उस फैक्ट्री बनने के बाद हुकूमत ने उस इलाके में बड़ी तरक्की की है, बड़े उसने प्रोजेक्ट्स किए हैं, पानी, सड़कें, नेटवर्क सब कुछ बना दिए। अब इसकी वजह से वो जो फैक्ट्री बनी थी उसका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ गया। तो हमने बताना है कि ये गवर्नमेंट का एक्शन जो है ये गवर्नमेंट असिस्टेंस क्रिएट होगा? द आंसर इज नो, ये गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं है। बिकॉज ये सारा जो उसने नेटवर्क बनाया है, ट्रांसपोर्ट बनाया है, पानी की फैसिलिटीज दी हैं, ये सारा उसने लोकल पब्लिक के लिए भी किया है। लोकलों को उसने डेवलप किया है, एरियाज को डेवलप किया है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? आपको ये बेनिफिट मिले, आपका प्रॉफिट बढ़ गया है। तो दैट इज फॉर एवरीवन, नॉट स्पेसिफिकली फॉर यू। इफ दैट इज फॉर एवरीवन, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? इसको हम कंसिडर करेंगे अपार्ट, इसको हम आपके असिस्टेंस कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। ये हमारा रूल है, ये इसकी एग्जाम्पल है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद है जी हमारे पास कि गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होती है। देखिए, असिस्टेंस क्या है? जो हुकूमत की तरफ से हमें सपोर्ट दी जा रही है वो असिस्टेंस है। ग्रांट्स क्या होती हैं? ग्रांट्स क्या होती हैं? ये गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या हैं? ये वो असिस्टेंस है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। किस फॉर्म में? ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज की फॉर्म में। इस फॉर्म में, ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज की फॉर्म में। क्यों? कि आपने माजी में कोई काम हुकूमत के कहने पे कर दिया था, या फ्यूचर में कोई काम जो है आप हुकूमत के कहने पे, अच्छा नहीं प्रॉपर स्केड्यूल क्या चाय वगैरह भेजे, पैराडो साथ में बहुत भीड़ हो रही है। हाँ, खाना खाते, ये मुझे 7:30 से पहले भेजना बस। अच्छा क्या जी, कि उसने मुस्तकबिल में कोई काम कर देगा जिसकी वजह से वो आपको ये रिसोर्सेज वगैरह दिए जा रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ग्रांट्स जो हैं वो कह रहे होते हैं। पहली बात, एक चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है? कि ये रिसोर्सेज मिलेंगे आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। ये रिसोर्सेज आपको कैश की फॉर्म में मिल सकते हैं, गवर्नमेंट आपको पैसे दे सकती है। ये रिसोर्सेज जो हैं वो आपको मिल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ, यू कैन से डैट एसेट्स की फॉर्म में जो है वो मिल सकते हैं। गवर्नमेंट ज़मीन दे देती है, गवर्नमेंट बिल्डिंग बना देती है, गवर्नमेंट आप खर्चे उठा रही है, ये रिसोर्सेज ट्रांसफर कर रही है। ये हुकूमत की तरफ से ये सारा कुछ आपको मिल रहा है। क्यों? आपने हुकूमत के कहने पे माजी में कोई काम करके दे दिया था। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कहती है जी जो बंदा फैक्ट्री लगेगा बलूचिस्तान में, हम उसको 5 साल के लिए टैक्स जो है माफ़ कर देंगे। दैट इज अ बेनिफिट। अब आपने फैक्ट्री लगा दी तो आपका टैक्स माफ़ हो रहा है, पास्ट में किया है फिर ही क्या हो रहा है? आपका टैक्स माफ़ हो रहा है। या फ्यूचर में आप करेंगे तो आपको मिल रहा होगा, ये इसमें आ रहा होता है। तो ये क्या है? इसमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज हुकूमत की तरफ से इदारों को ट्रांसफ़र हो रहे हैं। एक चीज़ याद रखनी है आपने कि जितनी भी गवर्नमेंट ग्रांट्स होती हैं, ग्रांट्स हमेशा इमदादी होती हैं।
ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस, क्या ये हुकूमत की तरफ से हमें असिस्ट किया गया है, हुकूमत की तरफ से हमें सपोर्ट किया गया है। ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस, लेकिन हर असिस्टेंस जो है वो ग्रांट नहीं होती, ये चीज़ आपने याद रखनी, ठीक है। तो ग्रांट क्या होगी, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें रिसोर्सेज मिलेंगे ड्यू टू आवर पास्ट और फ्यूचर कंप्लाइंसेस, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम गवर्नमेंट असिस्टेंस जो है, उसे हम गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो कह रहे होंगे। अब इसमें कौन सी चीज़ें ऐसे नहीं आती, देखें, एक है आपकी नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर आपके कारोबार में और हुकूमत के साथ कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है, वो कभी भी ग्रांट की फॉर्म में या वो असिस्टेंस की फॉर्म में नहीं आएगी। या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू हम डिटरमिन नहीं कर सकते, या कोई ऐसी चीज़ जिसकी रीजनेबल वैल्यू ही नहीं है, वो भी जो है इसमें नहीं आ रही होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट मशवरा दे देती है, यार तुम लोग प्लांट इंपोर्ट कर रहे हो, तुम कराची से इंपोर्ट ना करो, तुम ग्वादर से इंपोर्ट कर लो। ये मशवरा दिया है, ये जो मशवरा है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये कभी भी ग्रांट में नहीं आएगा। या आपकी कंपनी है और आपकी फैक्ट्री जो है उसमें से बनती हैं चेयर्स, फैक्ट्री में क्या बनाते हैं आप, चेयर्स बनाते हैं। गवर्नमेंट आती है, एग्रीमेंट करती है, आपसे 1000 चेयर्स खरीद लेती है और आपको उसकी पेमेंट कर देती है। ये आपका और गवर्नमेंट की नॉर्मल बिजनेस टर्म्स है। ये जो नॉर्मल बिजनेस टर्म्स के तहत आपको पेमेंट की गई है, दैट इज नॉट अ ग्रांट। ये ग्रांट नहीं है, ग्रांट ओवर एंड अबव होती है। अब ग्रांट क्या होगा, सब्सिडी दे दी, प्रीमियम दे दिया, लोन दे दिया, लोन माफ कर दिया, इंटरेस्ट माफ कर दिया, एसेट्स दे दिए, एसेट्स बिल कर दिए, ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारी गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो कंसिडर हो रही होती हैं। इसको एक दफ़ा स्क्रीन पे पढ़ लें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, इससे एग्जाम्पल करते हैं रिलेटेड कि जी गवर्नमेंट ने है ये फॉलोइंग चीज़ें प्रोवाइड की हैं, फ्री टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड की है, फ्री मार्केटिंग एडवाइस प्रोवाइड की है फॉर एक्सपोर्ट टू सेंट्रल यूरोप, फ्री प्रोविजन ऑफ गारंटीज फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड विद यूरोपियन कंट्रीज, supportive government procurement policy that is responsible for significant sales by XYZ. Briefly explain whether the benefits considered by government will be considered as government grant. क्या ये benefits government grant हैं? देखिए, फ्री में टेक्निकल एडवाइस दे दी है, भाई कितने की एडवाइस दी है, क्या उसकी वैल्यू थी, हमें कुछ नहीं पता। हम यहाँ पढ़ के आज ग्रांट क्या होती है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हमें ट्रांसफर हो रहे होते हैं, इसमें हमें कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, तो दैट इज नॉट अ गवर्नमेंट ग्रांट, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। फ्री में मार्केटिंग एडवाइस दे दी है, कितने की, कोई एग्रीड वैल्यू है, कोई रीजनेबल वैल्यू है, कोई रीजनेबल वैल्यू नहीं है, ये भी ग्रांट नहीं होगी। फिर फ्री प्रोविजन ऑफ गारंटीज फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड विद यूरोपियन कंट्रीज, गारंटर बन गई है, भाई कितने गारंटी ली है, कोई रीजनेबल वैल्यू नहीं है, तो इसको भी हम ग्रांट कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। तो इसके बाद सपोर्टिव गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, और गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अनाउंस कर दी जो सबके लिए है, उसकी वजह से आपको बेनिफिट हुआ है, तो ये स्पेसिफिकली तो आपको नहीं दी गई, तो सबके लिए है ना, तो भाईजान ये भी ग्रांट असिस्टेंस कंसिडर नहीं होती। इज दैट क्लियर? अब ये जो ग्रांट्स हमें दी जाती है ना, दो तरह की होती है और यही हमने देखना है। एक है हमारे पास ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं उसमें यही हम क्या करेंगे, लेकर चल रहे होंगे। लैंड ले दिया, लैंड से रिलेटेड ग्रांट दे दी, बिल्डिंग दे दी, एसेट्स लेके दे दिए, सब्सिडाइज एसेट्स दे दिए, या लैंड परचेज करने के लिए, बिल्डिंग परचेज करने के लिए, एसेट्स परचेज करने के लिए जो है वो उसने क्या किया, आपको प्रोवाइड कर दिया। दैट इज रिलेटेड, दैट इज नोन एज ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। अब जब ये गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है तो वो ग्रांट के साथ दो कंडीशंस लगा रही है। एक आपको लगा रही है जिसे कहते हैं प्राइमरी कंडीशन, बुनियादी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि हम आपको ग्रांट दे रहे हैं किस चीज़ के लिए, कि आप इससे यहाँ तो एसेट परचेज करेंगे, यहाँ तो एसेट कंस्ट्रक्ट करेंगे या हम आपको एसेट दे रहे होंगे। जिसका बुनियादी कंडीशन क्या है, जिसका मेन मकसद क्या है कि ये एसेट को खरीदने, बनाने, एक्वायर करने के लिए दी जा रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स कह रहे होते हैं। इसके साथ सब्सिडरी कंडीशन, सेकेंडरी कंडीशंस भी अटैच हो सकती हैं कि लाइक एसेट नया होना चाहिए, यहाँ से इंपोर्ट करना है, यहाँ बनाना है, इतनी मंजिला बिल्डिंग हो, वट वो हो सकती हैं। लेकिन बुनियादी कंडीशन क्या होगी कि आप इससे एसेट खरीदेंगे, आप इससे एसेट कंस्ट्रक्ट करेंगे, आप इससे एसेट एक्वायर करेंगे, तो जो एसेट से रिलेटेड आपको ग्रांट मिल रही है वो हमारी क्या कहलाती है, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। ये इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर में IAS 16 के साथ मर्ज होकर ये सवाल आ सकता है। वो हमें कह सकता है कि यार
ये जो ग्रांट है कि डिस्क्लोजर नोट बना दें और ये आपको ग्रांट भी दी है, वो भी इसमें से आ जाएगा। इसमें से बोरिंग कॉस्ट के साथ ही सवाल मिलके आ सकता है। तो ये IAS 16 साथ ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स मिलके आती है। उसके बाद है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। अब वो तमाम ग्रांट्स जो अदर देन रिलेटेड टू एसेट्स हैं, वो हमारी क्या कहलाएंगी, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम जो है वो कंसिडर हो रही होंगी। मतलब गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे रही है कि ये पैसे पकड़ लो, सैलरीज पे कर दो, ये लॉस हो गया था, ये लॉस को बेयर कर लो, आग लग गई थी, ये ठीक है, इसको बेयर कर लो। कंपनसेशन की फॉर्म में दे रही है। इसकी फॉर्म में दे रही होती है गवर्नमेंट, ये जो है वो कंपनसेशन की फॉर्म में दे रही है, इमदाद की फॉर्म में दे रही है। इसका बुनियादी मकसद एसेट एक्वायर करना नहीं है, इसका बुनियादी मकसद कंस्ट्रक्ट करना नहीं है, ये सपोर्ट के लिए, सैलरीज के लिए, सस्टेनेंस के लिए दी जा रही है। ये हमारी क्या कहलाती है, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम जो है वो कंसिडर हो रही होती है। इससे सवाल है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ग्रांट एज एदर रिलेटेड टू एसेट्स और रिलेटेड टू इनकम। बताएं जी ये ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स हैं या रिलेटेड टू इनकम है। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है ऑन कंडीशन टू इंपोर्ट एंड इंस्टॉल न्यू पावर प्लांट इन पाकिस्तान, भाई ये पावर प्लांट को इंस्टॉल करने की ग्रांट दी जा रही है, दैट इज ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। ग्रांट दी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऑन कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ फैक्ट्री इन अ स्पेसिफिक रूरल एरिया, तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ग्रांट दी है, ये तो फुटबॉल लीग नेक्स्ट 3 सालों में कंडक्ट कर लो, अब इससे कोई एसेट नहीं बन रहा, दैट विल बी कंसीडर्ड टू अ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने ग्रांट दी है लोड लेबर टर्नओवर के लिए पिछले 5 साल की, ये भी हमारी क्या कहलाएंगी, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम कंसीडर हो रही होगी। चलें जी आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ द ग्रांट्स। जब हमें ये ग्रांट रिसीव हो जाएंगी, हमने इनको किस क्राइटेरिया के ऊपर रिकॉर्ड करना है, क्या क्राइटेरिया होगा जिसके तहत हम इन ग्रांट्स को अपनी बुक्स में लेके चलेंगे, हम इन ग्रांट्स को अपनी अकाउंट्स का पार्ट बनाएंगे, वो देखना है। देखें जी, वो कहता है गवर्नमेंट ग्रांट्स चाहे मॉनिटरी है चाहे नॉन मॉनिटरी ग्रांट है। गवर्नमेंट ग्रांट जो कैश में मिलेगी वो तो कैश बेसिस के ऊपर ही रिकॉर्ड हो जाएगी, लेकिन जो नॉन मॉनिटरी ग्रांट है वो क्या होगी, वो उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब सवाल ये है कि हम इसको कब रिकॉर्ड करेंगे। रिमेंबर, जब हमारी 2 कंडीशंस जो हैं फुलफिल हो जाएं। जब तक ये 2 कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी, हम कभी भी ग्रांट को ग्रांट नहीं मानेंगे, हम कभी भी ग्रांट को ग्रांट जो है वो नहीं मानेंगे। वो 2 कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहले कि जब भी गवर्नमेंट आपको ग्रांट्स वगैरह दे रही है, वो उन ग्रांट्स के साथ कुछ कंडीशंस जो है वो लगाएगी, वो कंडीशंस जो है वो अप्लाई करेगी। तो हमने सबसे पहले क्या करनी है, उन तमाम कंडीशन की कंप्लाइंसेस करनी है। वो तमाम कंडीशंस जो हैं वो क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कहती है कि जी मैं आपको ग्रांट दूंगी, आपने फैक्ट्री को बाजार में लगानी है, या बिल्डिंग कितनी मंजिला बनानी है, या यहाँ के एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, वो जो उसने कंडीशन लगाई हुई हैं, आप क्या करेंगे, आप उन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। क्या करेंगे, आप उन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, आप उन कंडीशंस को पूरा करेंगे। नंबर 1 क्या करेंगे, पूरा करेंगे। नंबर 1 तो ये है। सेकंड कंडीशन क्या है कि आपको ग्रांट रिसीव भी हो गई है, पैसा मिल भी गया है, आपने अमाउंट जो है वो रिसीव कर ली है। अगर ये दोनों रिसीव हो जाएं, फिर हम ग्रांट को क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। समटाइम्स ये होता है गवर्नमेंट जो है पहले पैसे दे देती है, और जो गवर्नमेंट ने कंडीशंस लगाई होती हैं वो हम बाद में फुलफिल कर रहे होते हैं। तो अगर पैसे पहले मिल गए हैं, फ्यूचर में मिल गए हैं, कंडीशंस बाद में फुलफिल होंगी, अभी भी ग्रांट को रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल नहीं हुआ, अभी भी ग्रांट को रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ। तो अगर हमें पैसे मिल गए हैं, कंडीशंस फ्यूचर में हमने जाके फुलफिल करनी है, तो ये हमारी क्या ट्रीट हो रही होंगी, ये हमारी लाइबिलिटी ट्रीट हो रही होंगी, जिसे हम डेफर्ड ग्रांट कहते हैं। तो ग्रांट को हम उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब दोनों कंडीशन फुलफिल हों। क्या, एक तो अमाउंट मिल गई है, दूसरा उसके साथ जितनी हमने कंडीशन अटैच की थी वो सारी हमने कंप्लीट कर दी है। अगर ये दोनों हम कंप्लीट फुलफिल कर देंगे कंडीशंस क्राइटेरिया, फिर ही हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? चलिए जी आगे चलते हैं। अब हमें रिकॉग्नाइज करने का क्राइटेरिया जो है चल गया पता, अब है उसको अप्रोच कि हमने किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है। देयर आर 2 अप्रोच, एक है कैपिटल अप्रोच और दूसरी है इनकम अप्रोच। कैपिटल अप्रोच क्या है कि ग्रांट मिलेगी उसको डायरेक्टली क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ और अपनी इक्विटी का पार्ट बना दो। ये है हमारी कैपिटल अप्रोच कि उसको ग्रांट को क्या करें, डायरेक्टली जो है वो हम इसका पार्ट बना दें, अपनी इनकम का पार्ट बना रहे हैं। रिमेंबर, कैपिटल अप्रोच IAS 20 के तहत रिकमेंडेड नहीं होती। इनकम अप्रोच क्या कहती है, इनकम अप्रोच में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं कि ग्रांट को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करना है,
हमने प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना है जैसे जैसे हम कंप्लाइंसेस करते रहेंगे। अब इस मेथड में होता क्या है, अब इसमें जब हमें ग्रांट रिसीव होती है, जब हमें अमाउंट मिल जाती है, whenever we receive द ग्रांट, तो हम पहले इसकी एंट्री पास करते हैं। अगर हमें मॉनेटरी ग्रांट मिली है बैंक में या कैश में, तो बैंक हमारा क्या होता है, डेबिट हुआ होता है। और हम क्योंकि अभी हमने कंडीशन फ्यूचर में फुलफिल करनी होती है, तो इसको हम डेफर्ड ग्रांट के तौर के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। और डेफर्ड ग्रांट का मतलब क्या है, ये मेरी क्या होती है, ये मेरी लाइबिलिटी होती है। तो ये हम एक एंट्री पास करते हैं सबसे पहले इनिशियली जब हमें ग्रांट रिसीव होती है। जब इसको डेफर्ड ग्रांट के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं तो ये एज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी बनती है। ये किसका पार्ट बनती है, ये लाइबिलिटी का पार्ट बन रही होती है। फिर जैसे जैसे फ्यूचर में जो जो कंडीशंस हमारी अटैच हैं, जब वो हम फ्यूचर में कंडीशंस हमारी फुलफिल हो जाती हैं, तो हम इसको इनकम का पार्ट बनाते हैं। अब फ्यूचर में जब ईयर एंड आएगा, हमने जो कंडीशंस अटैच थी वो फुलफिल की, तो ये डेफर्ड ग्रांट जो है, जो लाइबिलिटी है, वो हमारी डेबिट हो जाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो मेरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्या हो रही होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बन रही होती है। तो इसे कहते हैं हम इनकम अप्रोच। IAS 20 के तहत हम इस अप्रोच से अपनी ग्रांट जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब है हमारे पास आगे पीरियड ऑफ रिकग्निशन, कि हमने ग्रांट जो है वो कब से लेके कब तक जो है वो रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, बिकॉज हमारे पास जो है वो क्या होना चाहिए, एक पीरियड तो होना चाहिए कि हमने इस टाइम से लेके इस टाइम तक क्या करनी है, अपनी ग्रांट जो है वो रिकॉर्ड करनी है। रिमेंबर, आपको ग्रांट जिस पर्पस के लिए मिलेगी, आप उसी पर्पस पे जो आपकी लाइफ होगी वो रिकॉर्ड करेंगे। जैसे एक एग्जांपल, अगर आपको ग्रांट मिली है रिलेटेड टू इनकम, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, आप जैसे जैसे एक्सपेंस आउट करेंगे, आप उतने ही साल क्या करेंगे, आप ग्रांट को अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बना रहे होंगे। और अगर आपको ग्रांट मिली है रिलेटेड टू एसेट्स, तो एसेट्स की जो यूजफुल लाइफ होती है, मतलब जिसके ऊपर हम उसको डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उसी लाइफ में हम क्या करते हैं, ग्रांट को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बना रहे होते हैं। मतलब हमारे पास ईयर 1 में कुछ ग्रांट प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पार्ट बनेंगी, ईयर 2 में, ईयर 3 में, ईयर 4 में और ईयर 5 में हम उसे क्या कर रहे होते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट जो है वो बना रहे होते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सूटेबल एक्सपेंसेस जो हम एक्सपेंस आउट करते रहेंगे, उसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपनी ग्रांट जो है उसको भी रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो इसको जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो ये दो प्रिंसिपल्स हैं जिसमें हम लेके चल रहे हैं। एक है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, एक है ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। हमारे पास जो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है ना, इसको भी रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। या ग्रांट रिलेटेड टू इनकम जो है बेसिकली ये दो तरह की हमें मिलती है। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम जो है दो तरह की है कि ये स्पेसिफिक एक्सपेंस जो है इसके लिए ग्रांट दे दी है, आप फ्यूचर में अखराजात करते जाएंगे, तो आप जैसे जैसे एक्सपेंस करेंगे उसी बेसिस पे क्या करेंगे, आप उस ग्रांट को अपनी इनकम का पार्ट जो है वो बनाते जा रहे होंगे। जैसे कहते हैं जी मैंने आपको 5 साल के लिए सैलरीज दी हैं, तो हर साल आप जो सैलरीज पे करेंगे उसी बेसिस पे क्या करेंगे, आप अपनी ग्रांट को इनकम में रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो लाइफ बेस पे। अब ये जो होती हैं जिसमें स्पेसिफिक एक्सपेंस है जो फ्यूचर बेस में होना है, तो इसको हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे फ्यूचर की लाइफ के ऊपर। जैसे जैसे हम एक्सपेंस करेंगे उसी तरह हम उसे क्या करते जाएंगे, उसी लाइफ में हम उसको ग्रांट को इनकम का पार्ट बनाते जाएंगे। एक हमें मिलती है इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब क्या है कि पास्ट में हमारा वो इवेंट हो गया था। देखें ये जो फ्यूचर वाली है ना, इस फ्यूचर वाली में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने ग्रांट जो है हमें अभी दी है, जो उसने कंडीशंस हमें लगा दी हैं, वो कंडीशंस हमारी फुलफिल होनी है फ्यूचर में। तो जैसे फ्यूचर में फुलफिल होंगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम उसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। लेकिन एक होती है इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, उसमें क्या होता है कि पास्ट में इवेंट इनकर हो गया, पास्ट में इवेंट इनकर हो गया हुआ है, अब हमें सपोर्ट मिल रही है। जब मेरे पास्ट में इवेंट इनकर हो गया हो, अब हमें सपोर्ट मिल रही हो, तो दैट विल बी डायरेक्टली रिकॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज माजी में वो हो गया हुआ है। जिस फॉर एग्जाम्पल आग लग गई है, वो लग गई, नुकसान हो गया है, बिल्डिंग तबाह हो गई है, वो हो गया, वो इवेंट हो गया, अब गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं, तो वो जो कंपनसेशन वगैरह मिल रही होती हैं हमें, जो हमें कंपनसेशन वगैरह मिल रही होती हैं या जो इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट्स मिल रही होती हैं, उसकी हम एंट्री क्या पास करते हैं, वो डायरेक्टली जो सपोर्ट मिलती है, जो अमाउंट मिलती है, वो बैंक हमारा डेबिट होता है और डायरेक्टली कहाँ चली जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों? बिकॉज माजी में वो काम हो गया है, अब फ्यूचर में उससे रिलेटेड कोई खर्चा नहीं होगा। ये जो ग्रांट रिलेटेड इनकम है सैलरीज के लिए दी है, फ्यूचर में सैलरीज पे जो है वो क्या होना है, खर्चा होना है। मुस्तकबिल में सैलरीज पे क्या होना है, खर्चा होना है, तो उसमें फ्यूचर में एक्सपेंस होगा, फिर रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जो इमीडिएट कंपनसेशन होती है, इसमें तो भाई खर्चा हो गया है, अब इसमें मुस्तकबिल में कोई अखराजात से खर्चा वगैरह नहीं होना।
अब चूंकि इसमें मुस्तकबिल में कोई खर्चा वगैरह नहीं होना, इसलिए जैसे ही हमें मिलेगी हम इमीडिएटली किसका पार्ट बनाएंगे, हम इसको इनकम का पार्ट बना रहे होंगे। तो डैट इज रिलेटेड टू ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। फिर अगर एसेट्स की बात करें तो एसेट्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं और दूसरे हमारे पास नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं। अगर आपको एसेट्स के लिए ग्रांट मिली है और वो ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट्स थी, तो जो उनकी लाइफ होगी जिसके ऊपर हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं, उसी बेसिस पे हम उसे क्या कर रहे होंगे, हम उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बना रहे होंगे। 5 साल है तो 5 साल, 6 साल है तो 6 साल, 7 साल है तो 7 साल। लेकिन अगर हमें नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स मिले हैं, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने हमें लैंड दे दिया है, अब लैंड भी तो ग्रांट है, अब इसको किस लाइफ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। रिमेंबर, अगर यहाँ पे हो जिसकी लाइफ अनसर्टेन है, तो अगर गवर्नमेंट हमें लैंड देती है, हम लैंड पे बिल्डिंग तो बनाएंगे, वो जो बिल्डिंग की लैंड बनाएंगे, जो लैंड पे बिल्डिंग बनाएंगे, जो बिल्डिंग की लाइफ होगी, हम उसी लाइफ पे क्या करेंगे, इस डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं उसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट ने लैंड दिया है, उस लैंड के ऊपर जो हमने कंस्ट्रक्शन वगैरह चार्ज की होती है, वो जो उस कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग की लाइफ होती है, उस लाइफ की बेसिस पे हम इसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और जो डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं उसको जिस लाइफ पे डेप्रिशिएट कर रहे होंगे उसके मुताबिक हम इसे क्या कर रहे होंगे, हम ग्रांट को अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बना रहे होंगे। इज दैट क्लियर? ये प्रिंसिपल क्या है हमारा बेसिकली। अब आगे चलते हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। तो सवाल है, स्टेट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इनकम रिलेटेड टू द फॉलोइंग। द ग्रांट वाज रिसीव फॉर मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन इन द पास्ट। आपको ग्रांट रिसीव हुई है, आपने माजी में वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो अचीव थी। अब देखें, ये आपको मिल रही है एज अ रीइंबर्समेंट, सपोर्ट है। आप माजी में काम कर चुके हुए थे, अब आपको अमाउंट मिली है। तो जो हम क्राइटेरिया पढ़ के आए थे वो क्राइटेरिया क्या था, अमाउंट रिसीव हो जाए और तमाम कंडीशन फुलफिल होती हों। अब इसमें देखा जाए तो इसमें कंडीशन जो है वो तो फुलफिल हो गई हैं, अमाउंट भी अभी मिल गई है। तो जैसे ही हमें इसके लिए ग्रांट मिलेगी, हम उसे किस में रिकॉर्ड करेंगे, इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। उसके बाद आता ग्रांट वाज रिसीव फॉर मेंटेनिंग सर्टेन वर्किंग कंडीशन फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। ग्रांट मिली है कि भाई ये कंडीशन 3 साल तक पूरी करनी है, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 3 सालों में ग्रांट रिकॉर्ड होगी। ठीक है। उसके अलावा ग्रांट वाज रिसीव फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ प्लांट दैट हैज यूजफुल लाइफ ऑफ 15 ईयर्स एंड बीइंग डेप्रिसिएटेड एट 30% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो लाइफ में हम इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और जिस मेथड में डेप्रिशिएट कर रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में हम इसे क्या करेंगे, लेकर चल रहे होंगे। फिर ग्रांट वाज अवॉर्डेड टू फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ लैंड। लैंड के लिए ग्रांट दी है सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ अ बिल्डिंग अफेक्ट जीरो, और लैंड दे रहे हैं कि आपको उस पर बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। अब जो बिल्डिंग की लाइफ होगी उस लाइफ पे इस ग्रांट को रिकॉर्ड करेंगे। जो लैंड की वैल्यू होगी 2 करोड़ 3 करोड़, उस वैल्यू को बिल्डिंग की लाइफ पे हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बना रहे होंगे। फिर ग्रांट वाज अवॉर्डेड टू फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर डेयरी फार्मिंग सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ मेंटेनिंग मिनिमम 70% लोकल एम्प्लॉयमेंट फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो इसको हम क्या करेंगे, 10 साल के लिए हम इसको अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो उसने गिवन किया है उस पर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं फॉरगिवेबल लोन्स की। इसकी बात करते हैं फॉरगिवेबल लोन्स की कि क्या इसका ट्रीटमेंट है और क्या इसका ट्रीटमेंट नहीं है। देखिए जी, फॉरगिवेबल लोन्स क्या मतलब है कि आपने आज गवर्नमेंट से जाके लोन लिया है और गवर्नमेंट ने आपके ऊपर जो है वो कुछ कंडीशंस लगा दी हैं, और गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर तुम इन कंडीशंस को फुलफिल कर दोगे, ये जो तुमने लोन लिया है, हम इस लोन को क्या कर देंगे, हम इस लोन को माफ़ कर देंगे। क्या कर देंगे, हम इस लोन को माफ़ कर देंगे, फॉरगिव कर देंगे, हम इस लोन को वेव ऑफ कर देंगे अगर वो फ्यूचर में कंडीशंस फुलफिल हो जाए, आपको रीपे नहीं करना पड़ेगा। रिमेंबर, अगर एंटिटी को पता लग रहा है, एंटिटी के पास रीजनेबल अश्योरेंस है, उसको यकीन है कि वो इस लोन की जो कंडीशंस हैं फुलफिल कर लेगी और ये लोन माफ़ करवा लेगी। अब लोन माफ़ करना बेनिफिट है, तो इसे क्या करेगी, वो इसको डेफर्ड ग्रांट के तौर के ऊपर ही क्या करेगी, रिकॉर्ड कर रही होगी। और अगर उसको पता है कि यार नहीं मुश्किल हो जाएगा, उसको यकीन नहीं आ रहा, फिर वो इसे क्या करेगी, फिर वो इसको एज लाइबिलिटी के तौर के ऊपर क्या करेगी, रिकॉर्ड कर रही होगी। ये वाला पॉइंट पेपर में आता है। जैसे टेक एन एग्जांपल, एबीसी फार्मास्यूटिकल कंपनी रिसीव कैश फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ अ चिल्ड्रन वैक्सीन। कि उनको चिल्ड्रन वैक्सीन के लिए कैश मिला है ग्रांट के तौर के ऊपर, एज पर द टर्म्स ऑफ द लोन लिया है।
रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट शैल बी वेव, उन्होंने कहा हम लोन माफ़ कर देंगे इफ़ एंटिटी इज डेवलप द वैक्सीन विद इन 3 ईयर्स, अगर वो 3 साल में वैक्सीन डेवलप कर ले और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट 5 साल के लिए बेच देती है, तो जितना भी गवर्नमेंट ने लोन दिया है वो लोन क्या कर दिया जाएगा, वेव ऑफ कर दिया जाएगा। अब इसमें 2 कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशंस फिर सिनेरियो 1 है, ये कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं कि 3 साल में जो है वो वैक्सीन डेवलप हो जाती है और आप 5 साल तो उसको फ्री में बेचना आपको पता हम कर लेंगे, अगर रीजनेबल एश्योरेंस है तो इस लोन को आप क्या ट्रीट करेंगे, आप इसको ग्रांट जो है वो ट्रीट कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है पता नहीं यार मुश्किल हो जानी है, 3 साल में डेवलप तो हो सकती है बट बिक नहीं सकती, या कोई भी आपको हल्का फुल्का भी है यार आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाएंगी, फिर आप इस लोन को क्या ट्रीट करेंगे, आप इस लोन को लोन ही ट्रीट करेंगे और ये आपकी लाइबिलिटी का पार्ट ही ट्रीट हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद है कि अगर आपको मार्केट से कम इंटरेस्ट के ऊपर लोन दिया जाए, अगर आपको मार्केट से कम इंटरेस्ट लोन के ऊपर लोन दिया जाए, तो ये जो इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट होता है इसको भी हम क्या कहते हैं, ग्रांट ही कंसिडर कर रहे होते हैं। मतलब मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है और आपको 6% के ऊपर दिया गया है, तो ये जो 4% की आपको रियायत दी जाती है दैट इज़ अ बेनिफिट, और ये जो बेनिफिट होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। ये जो लोन बेनिफिट मिलेगा आपको इंटरेस्ट की सेविंग में, इसे हम क्या कंसीडर कर रहे होंगे, गवर्नमेंट ग्रांट कंसीडर कर रहे होंगे। आपने जो लोन लिया उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, मार्केट में इंटरेस्ट 10% था, फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया है 1 लाख रुपये का, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, उस पर इंटरेस्ट रेट था 10%, गवर्नमेंट कहती है कि आप 4% में वापस कर दें, अब आपने 4,000 जो है वो क्या करना है, वापस करना है। अगर गवर्नमेंट ना देती तो 10,000 वापस करना पड़ना था, कितना बेनिफिट हुआ है, 6,000 का। जो 6,000 का इंटरेस्ट का बेनिफिट हुआ है ये आपकी क्या कंसीडर होगी, ये आपकी गवर्नमेंट ग्रांट कंसीडर हो रही होगी। मतलब आप इसकी एंट्री पास करेंगे तो कैश आप डेबिट करेंगे 1 लाख रुपये से, ठीक है, और लोन आपका कंसीडर होगा 94,000 का, और जो ये इंटरेस्ट सेविंग है ये क्या होगी, आपकी गवर्नमेंट ग्रांट कंसीडर होगी 6,000 रुपये की। क्योंकि ये हमने इंटरेस्ट फ्यूचर में पे करना होता है तो हम इसको डिस्काउंट ऑफ करके इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हम इसको अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं। ये थोड़ा सिलेबस से ना आपके ऊपर हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे कंसेप्ट आता है इंटरेस्ट की वाइंडिंग का और अनवाइंडिंग का, जो IFRS 9 से रिलेट कर रहा है, और IFRS 9 जो है वो आपके FAR 2 का पार्ट जो है वो बन रहा होता है। उसके बाद है कि हमारे पास आखिरी चीज़ कि हमने इसको प्रेजेंट कैसे करना है, या हमारा डिस्क्लोजर जो है वो कैसे होगा, वो हमें देखना है। ये क्राइटेरिया जो है वो तो बड़ा आसान है, प्रॉब्लम आती है कि जब हमने इसको प्रेजेंट करना होता है वो कैसे। तो पहले हम बात करते हैं ग्रांट रिलेटेड टू इनकम को, इसको प्रेजेंट करने के 2 मेथड हैं, यहाँ तो हम इसको अदर इनकम का पार्ट बनाएं या हम इसको एक्सपेंसेस में से डिडक्ट करके जो हमारे नेट एक्सपेंस हैं वो शो कर रहे हैं। जब हम इसको अदर इनकम का पार्ट बनाएंगे तो 2 मैट्रिक्स पास होंगी हमारी। जब हमें ग्रांट मिलेगी कैश डेबिट, डेबिट ग्रांट जो है वो मेरी क्या होगी, क्रेडिट। डेबिट ग्रांट का मतलब है उसको हम क्या बनाएंगे, लाइबिलिटी का पार्ट बनाएंगे। और जब ईयर एंड आएगा हमने जो कंप्लाइंसेस वगैरह की होंगी उसकी बेसिस के ऊपर हमारी डेबिट ग्रांट डेबिट होगी और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बन रहा होगा। 2 एंट्री पास होती हैं। सेकंड इसका जो प्रेजेंट करने का तरीका है कि जब ग्रांट रिसीव हो कैश डेबिट, डेबिट ग्रांट जो है वो क्रेडिट होगी, लाइबिलिटी का पार्ट बन गई। और जब ईयर एंड होगा तो हम उसको अदर इनकम का पार्ट नहीं बनाएंगे बल्कि हम क्या कर देंगे, एक्सपेंसेस में से नेट ऑफ कर रहे होंगे। तो ये 2 प्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। यहाँ तो ग्रांट को आप अदर इनकम का पार्ट बना लें, यहाँ ग्रांट को आप क्या कर लें, अपने एक्सपेंसेस में से है नेट ऑफ कर लें। दोनों तरीकों में देखा जाए तो आपकी जो ग्रांट की रिसीव होने की एंट्री है वो सेम है, जो आप ग्रांट रिसीव कर रहे हैं उसकी एंट्री सेव है। हाँ, जो डिफरेंट कहाँ पे आ रहा है, जब आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बना रहे हो, यहाँ पे अदर इनकम का पार्ट बन रहा है पर यहाँ से हम इसे एक्सपेंसेस में से लेस करवा रहे हैं। जैसा ये सवाल है इसको देखते हैं, इसकी एंट्रीज देखते हैं। कहते हैं प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं अंडर बोथ मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, दोनों मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन के तहत 31 दिसंबर 2000 जो भी है। कहता है 31 दिसंबर 2020 को JKL लिमिटेड रिसीव ग्रांट ऑफ ₹50,000। JKL को ग्रांट कितनी मिली थी, 50,000 रुपये की, टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ यंग अप्रेंटिसेस को ट्रेन करना है। पहली बात है हमें डिटरमिन करना पड़ेगा ग्रांट है कौन सी, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। ये हमारी क्या है, ये मेरी ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है। द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 2 ईयर्स, और जो प्रोग्राम है वो कितने साल चलेगा, 2 साल चलेगा। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग वॉज ₹2 लाख, और जो ट्रेनिंग के ऊपर एक्चुअल हमारा खर्चा आया है वो कितना आया है, 2 लाख। 70% ट्रेनिंग जो है 2021 में हुई है हमारी, 30% ट्रेनिंग जो है वो हमारी 2022 में हुई है। हमने इसके एक्सपेक्ट्स जो है वो बनाने हैं, उसके मुताबिक हमने इसको लेकर चलना है। तो एक्सपेक्ट से पहले ना ज़रा हम इसकी जर्नल एंट्री जो है वो क्या करते हैं, पास करते हैं। तो जो मेथड 1 था हमारा,
मेथड 1 में हम इसको देख रहे थे कि हम किसका पार्ट बनाएंगे, जो हमारी अदर इनकम है, हम इसको अपनी अदर इनकम का पार्ट बना रहे होंगे। अब इसमें एंट्री नंबर 1 हमें ग्रांट कब मिली है, 31 दिसंबर 2020 को। तो जब हमें ग्रांट रिसीव हुई होगी 31 दिसंबर 2020 को, जब ग्रांट मिली, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, हमारा बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और हमारा डेफर्ड ग्रांट जो है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। बिकॉज हमें ये मिली है फ्यूचर में कि जो हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, अभी तो वो कॉस्ट इनकर हुई नहीं, जब वो कॉस्ट इनकर होगी हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो बैंक मेरा डेबिट हो जाएगा 50,000 से और डेफर्ड ग्रांट जो है मेरी क्रेडिट हो जाएगी 50,000 से। ईयर एंड के एंट्री हम ये जो है पास कर रहे होंगे, ठीक है। फिर मेरे पास टाइम आ जाएगा जी अगला साल का 31 दिसंबर 2021। उसने कहा कि हमने कॉस्ट इनकर करनी है, 70% कॉस्ट इनकर हुई है 2021 में। तो 2 लाख का 70% जो है वो हमारे पास कितना होगा, 2 लाख का 70% हमारे पास आ जाएगा 1,40,000। तो 1,40,000 से जो हमारी कॉस्ट है वो इनकर हुई है, 1,40,000 से हम वो कॉस्ट डेबिट करेंगे और पेमेंट हो गई है। बैंक जो है वो मेरा क्या होगा, 1,40,000 से क्रेडिट हो रहा होगा। हम ये वाली एंट्री जो है वो भी क्या करेंगे, इधर पास कर रहे होंगे जो इसने हमें यहाँ पर गिवन की। डन हो गया। अब कितने परसेंट कॉस्ट इनकर हुई है, 70%। तो जिस परसेंट में कॉस्ट इनकर हुई होगी हम उसी रेशो में क्या करेंगे, अपनी ग्रांट को भी इसका पार्ट बनाएंगे इनकम का। तो जब हमने कॉस्ट रिकॉर्ड कर ली, अब उसी वे में हमने क्या करना है, ग्रांट को भी इनकम का पार्ट बनाना है। डेफर्ड ग्रांट कितनी थी, 50,000। तो 50,000 का हम कितना देंगे, 70%। मेरे पास क्या जवाब आएगा, मेरे पास जवाब आएगा 35,000। तो देखें यहाँ पे डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट हुई थी, हमने अपनी इसको लायबिलिटी रिकॉर्ड किया था, यहाँ पे एक्सपेंस हुआ, जितना एक्सपेंस हुआ उसके बेसिस पे हमने इसको डेबिट कर दिया, लायबिलिटी कम हो गई और इतनी ही मेरा किसका पार्ट बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट जो है बन रही होगी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम इसे क्या कर रहे होते हैं, हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अगर मैं इसके टी अकाउंट की बात करूं तो जिसका टी अकाउंट बना होगा डेट इज बेसिकली यहाँ पे डेफिड ग्रांट आया होगा। 2020 में तो कोई बैलेंस ब्रॉड डाउन है ही नहीं था, तो यहाँ ब्रेक डाउन खत्म हो जाएगा। आपको ग्रांट मिली थी बैंक की तरफ से 50,000 रुपये की, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। आपके पास यहाँ पे आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस, वो कितना बनेगा, 50,000 बनेगा। यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस अगले साल का 2021 का 50,000 था। अब 2021 में हमने कितनी अमाउंट रियलाइज की है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो पार्ट बनी है दैट इज 35,000, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बना। आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि डेबिट ग्रांट क्या हो गई है, हमारी डेबिट हो गई है। और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना रह गया इस साल के एंड पे, 15,000। और यही जो है हमारा क्या बनेगा, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन रहा होगा और वो कितना होगा, 15,000 होगा। अब जब अगला साल आएगा हमारे पास 31 दिसंबर 2022, ट्रेनिंग कॉस्ट दोबारा इनकर हुई है, रिमेनिंग 30%। तो वही एंट्री हुई, कॉस्ट हमारी डेबिट हो गई 60,000 से और प्रॉफिट बैंक में मैंने पेमेंट की है तो बैंक मेरा क्रेडिट हो रहा होगा 60,000 से। और इसी बेसिस के ऊपर जो रिमेनिंग जो है डेफिड ग्रांट वो भी किसका पार्ट बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो डेफिड ग्रांट जो है जो रिमेनिंग थी मेरी 15,000 से डेबिट हो जाएगी और वो किसका पार्ट बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो मतलब यहाँ पे भी जो है मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 15,000 से ग्रांट जो है वो चली जाएगी और क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास कोई शो नहीं होगा। तो 2 साल के लिए ग्रांट मिली थी, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन 2 सालों में मैंने क्या किया है, उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, उसको मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट जो है वो बना दिया। तो ये एंट्रीज बेसिकली जो है हम क्या कर रहे होते हैं, पास कर रहे होते हैं, जो भी हमने यहाँ पे सीखी है। तो एंट्रीज तो हमारी ये हैं। अब इसको प्रेजेंट करने का मेथड चेंज हो सकता है। अच्छा, जो सेकंड मेथड था अभी जो हमने देखा था, बेसिकली उसमें डिफरेंशिएट क्या करेंगे, उस अभी तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनाया ना, उसमें सिंपल जो सेकंड मेथड है हमारे पास जिसमें हम एक्सपेंस को चार्ज करते हैं, उसमें पता क्या हो जाएगा, उसमें मेरे पास डेफिड ग्रांट जो है वो मेरी डेबिट हो रही है 15,000 से और जो एक्सपेंस इनकर हुआ है 60,000 रुपये का ट्रेनिंग कॉस्ट का, वो मेरी ट्रेनिंग कॉस्ट क्या हो रही होगी, क्रेडिट हो रही होगी 15,000 से। अब देखा जाए तो हकीकत में क्या है, हकीकत में 60,000 से कॉस्ट इनकर हुई है और यहाँ पे ये 15,000 से ही है। तो नेट कॉस्ट मुझे इस साल में 45 ही पे करनी पड़ रही है। बट इसको प्रेजेंट करने के मेथड जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, 2 तरह के इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? और अगर आपने इसको प्रेजेंट करना हो तो आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन मेथड में पहला है कि आप इसको अगर अदर इनकम का पार्ट बनाएं, आप इसको अगर अदर इनकम का पार्ट बनाएं तो अगर बैलेंस शीट की बात करें तो जब आपको ग्रांट मिली थी 2020 में, देखिए 2020 में ग्रांट मिली, स्क्रीन के ऊपर फोकस कीजिएगा, यहाँ पे आते हैं ना करंट पोर्शन और नॉन करंट पोर्शन डिफरेंशिएट करना होता है। जब 2020 में हमें ग्रांट मिली थी, मुझे पता था कि भाई इस 50,000 में से 35,000 अगले साल रिलाइज होना है और 15,000 उससे अगले साल रिलाइज होना है।
तो ये जो 15,000 जो है दैट विल बी अ नॉन करंट लाइबिलिटी, और 35,000 जो है वो मेरी कंसिडर हुई करंट लाइबिलिटी। फिर 2021 से मैंने एक्सपेंस इनकर किया, 1,40,000 की ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर हुई, और 35,000 मैंने ग्रांट किसका पार्ट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनाया। जैसे यहाँ पे 35,000 जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनाया, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 1,40 कॉस्ट थी, 35 हमारा एक्सपेंस था, तो नेट हमारे पास 1,5 यहाँ पे आया। 2021 के एंड पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी थी, 15,000 रुपये की लाइबिलिटी रहेगी जो अगले साल रिकॉर्ड होनी है। ये 2021 अकाउंट का एंड बनाया था, सिर्फ कितना बैलेंस रह गया, 15,000, और अगले साल ये हमारा रियलाइज हो जाना है, वो हमने क्या कर लिया यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। तो इस तरह से हम इसे क्या कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। तो 2022 में ये भी खत्म हो गया, और सारे का सारा किसका पार्ट बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बन गया। जब अदर इनकम में लेकर चलते हैं तो इस तरह हम अदर इनकम शो कर रहे होते हैं, और जब हम इसको एक्सपेंस की कॉस्ट में से लेस करवाते हैं तो अदर इनकम शो नहीं करते, बल्कि नेट एक्सपेंस जो है वो शो करते हैं। कॉस्ट में से जो ग्रांट इनकम रिकॉर्ड की है वो लेस करवा के नेट अमाउंट जो है वो हमने क्या करनी होती है, शो करनी होती है। तो इसको प्रेजेंट करने के ये दो मेथड हैं जिसके तहत हम क्या कर रहे होते हैं, लेकर चल रहे होते हैं। हम बात करते हैं अब ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स के मुतालिक। इसके मुतालिक ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। अब ये जो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स है, इसमें जो हमारी प्राइमरी कंडीशन होती है जो हमें ग्रांट मिलेगी, वो एसेट्स की एक्विजिशन, स्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, डेवलपमेंट, ये जो है बीच में क्या होती है, शामिल होती है। और सेकेंडरी कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि ये एसेट नया होना चाहिए, फलाने जगह होना चाहिए, यहाँ पे लगा हो, यहाँ लगा हो, तो ये बीच में आ सकती है। अब जब हमें ग्रांट मिल जाएगी ना, तो इस ग्रांट को भी रिकॉर्ड करने के दो तरीके। देयर आर टू मेथड्स टू प्रेजेंट द ग्रांट। एक वाला मेथड जो है वो बड़ा सिंपल है, और वो सेम एज जो हमने ग्रांट रिकॉर्ड की थी इनकम रिलेटेड, सेम वैसे का वैसे। क्या कि आपको ग्रांट मिले, आप उसको अदर इनकम का पार्ट बनाएं, और आप फिर क्या कर रहे हो, ओवर द लाइफ ऑफ एसेट क्या कर रहे हो, आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जा रहे हो। ये है सिंपल मेथड। एक जो इसका सेकंड मेथड है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, वो क्या है कि जब हमें ग्रांट रिसीव होगी तो हम क्या करेंगे, हम जो कॉस्ट ऑफ एसेट है, जो हमारे एसेट की कॉस्ट है, हम क्या करेंगे, हम एसेट की कॉस्ट में से डिडक्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे, मतलब जो मेरे एसेट की कॉस्ट होगी, मैं एसेट की कॉस्ट में से इसको क्या करूंगा, ग्रांट को डिडक्ट कर दूंगा। तो मेरा एसेट किसके ऊपर आ जाएगा, एसेट मेरा जो है वो कैरिंग वैल्यू के ऊपर शो हो रहा होगा। एसेट मेरा किसके ऊपर शो होगा, जो कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट होगी उसके ऊपर शो हो रहा होगा, और इसको हम क्या करेंगे, डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। रिमेंबर जो ये वाला मेथड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे जाके जब हम IAS 8 पढ़ेंगे तो उस IAS 8 में हमने जाके सीखना है कि जब कोई चेंजेस वगैरह होती हैं, जिसमें एस्टिमेट वगैरह चेंज हो रहे होते हैं, तो इसमें वर्क बैक जो है ना, रिवर्सल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पर जो रिपेमेंट ऑफ ग्रांट है, जब हम रिपेमेंट कर रहे होते हैं तो रिपेमेंट में ये वाला मेथड जो है वो हमारे लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। हमारे लिए ये वाला मेथड जो है वो क्या है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको देखना है, इसको हमने किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये चीज़ हमारे लिए क्या है, सुपर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसको प्रेजेंट करने के जो मेथड्स हैं हमारे पास वो यही है कि अगर हमने जब उसको एज अ इनकम के तौर के ऊपर रिकॉर्ड करना है तो कौन कौन सी हमें एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। इसको देखिएगा कि जब हमें एसेट एक्वायर करेंगे, जब एसेट खरीदेंगे, तो नॉन करंट एसेट जो है डेबिट हो जाएगा, बैंक हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। फिर जब हमें ग्रांट रिसीव होगी, वसूल होगी, तो कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट जो है वो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ईयर एंड आएगा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी क्रेडिट हो रही होगी। फिर उसी लाइफ पे अगर 5 साल तो 5 साल, 10 साल 10 साल, डेफर्ड ग्रांट डेबिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये वाली एंट्रीज जो हैं वो हम क्या करते हैं, पास कर रहे होते हैं। सेकंड है कि ग्रांट मिले तो हम उसको एसेट की कॉस्ट में से लेस करवा दें। अब जब हम एसेट को एक्वायर करेंगे तो एसेट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। जब ग्रांट रिसीव होगी, ग्रांट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। अब हम ये वाली एंट्री पास करेंगे, ये वाली एंट्री, इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास एसेट की कॉस्ट थी उसमें से जो मुझे ग्रांट मिली है वो लेस करवाऊंगा, तो मेरे पास किस पे आ जाएगा, कैरिंग वैल्यू के ऊपर। और एट द एंड हमने क्या करना है, उसको डेप्रिशिएट जो है वो कर रहे होना है। तो ये दो मेथड्स में ये दो एंट्रीज जो है हमने पास करनी होती हैं। ये क्लियर है। इस एग्जांपल है कि जी ऑन 1 जनवरी 2021 ABC लिमिटेड एक्वायर्ड अ प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹600 million
एंड रिसीव अ ग्रांट ऑफ ₹60 million ऑन सेक डेट। एसेट लिया, ग्रांट मिल गई। द प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years। प्लांट को हमने 3 साल में डेप्रिशिएट करना है। 120 मिलियन उसकी स्क्रैप वैल्यू है। देयर इज रीजनेबल अश्योरेंस दैट कंडीशन ऑफ द ग्रांट शैल बी कंप्लाइड विद। हमें ये है कि क्या है, कंडीशन ऑफ द ग्रांट जो है वो फुलफिल हो जाएंगी। तो हमने क्या करना है, अब इसकी एंट्रीज पास करनी है। देखो जी, पहले हमने तो स्ट्रक्चर बनाने में आपको एंट्रीज पास करके दिखाता हूँ। प्लांट लिया 600 मिलियन, ग्रांट मिली 60 मिलियन की, यकम जनवरी को। ओके, यकम जनवरी 21 हमने किया प्लांट डेबिट, $600 मिलियन से, और बैंक जो है वो हो गया हमारा क्रेडिट 600 मिलियन से। ये हमने जब प्लांट परचेज किया, उसके बाद है हमें ग्रांट मिली 60 मिलियन की। पहले मेथड चलते हैं हम, यकम जनवरी 21 को ग्रांट मिली, बैंक हमारा डेबिट हुआ 60 मिलियन था। अब ये है मेरे पास डेफिड ग्रांट, मैं इसको डेफिड क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, 60 मिलियन से क्रेडिट हो गई। जी, उसके बाद है प्लांट को 3 साल में डेप्रिशिएट करना है, स्क्रैप वैल्यू 120 मिलियन है। ओके जी, 31 दिसंबर 21 डेप्रिसिएशन 600 माइनस 120 डिवाइड करना है 3 साल के ऊपर, तो डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 160। 160 से हम डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो करेंगे 160 से क्रेडिट, और इसी बेसिस पे हम उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी, सॉरी डेफर्ड ग्रांट को भी हम इनकम का पार्ट बनाएंगे। 60 डिवाइडेड बाय 3, 20 से डेफर्ड ग्रांट डेबिट हो जाएगी और 20 से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 31 दिसंबर 2022 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 160 का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है डेबिट हो जाएगी 160 से। फिर सेम डेट पे हम एंट्री पास करेंगे 31 दिसंबर 2022 को, डेफर्ड ग्रांट जो है वो डेबिट हो जाएगी 20 से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है 20 से क्रेडिट हो जाएगा। एंड अगले साल भी हम ये एंट्री पास कर रहे होंगे। तो ये पहला मेथड है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब सेकंड मेथड में जिसमें से हम एसेट की कॉस्ट में से डिडक्ट करते हैं, अब उसकी क्या एंट्री पास होगी। देखिए जी, 1 जनवरी 21 को जब हमने एसेट अपना बाय किया तो प्लांट मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 600 मिलियन से, और बैंक जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 600 मिलियन से। ये मैंने एंट्री पास की। उसी दिन ग्रांट मिली और हमने कहा कि ग्रांट को हमने एसेट की कॉस्ट में से लेस करवाना है, तो ग्रांट मिली, हमने बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट कर दिया 60 से, और प्लांट को हमने क्या कर दिया 60 से क्रेडिट कर दिया। जब हमने ये किया, अब देखो जी, मेरे पास 600 का एसेट था, इसमें से 60 हमने रिमूव कर दिए, 540 इसकी क्या है, कैरिंग वैल्यू जो है वो मेरे पास शो हो रही होगी। डन हो गया। अब मैंने इसको डेप्रिशिएट करना है। 31 दिसंबर 21 को डेप्रिसिएशन जब चार्ज करूंगा तो 540 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 3, क्या जवाब आता है, 140 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है 140 से क्रेडिट हो रही होगी। इस तरह आप देखें, वैसे यहाँ पे भी 160 की डेप्रिसिएशन थी, 20 का प्रॉफिट था, नेट करें तो नेट जो है इसमें 140 ही आ रहा था, यहाँ पे भी नेट जो है 140 ही आ रहा होता है। देखा, जवाब सेम है, जवाब में कोई तब्दीली नहीं होती, सिर्फ मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो हमारा क्या होता है, तब्दील हो रहा होता है। क्लियर है ये पॉइंट। और ये है जी इसका प्रेजेंट करने का मेथड, कि अगर हम इसको डेफर्ड इनकम में रिकॉर्ड करेंगे तो प्लांट 600 का लेस हुई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये कैरिंग वैल्यू 21 की, 21 में ये ग्रांट हमारी रिकॉर्ड हुई, और नॉन ग्रांट लायबिलिटी में आ रही हमारे पास 40, ग्रांट लायबिलिटी में आ रही 20, और फिक्स्ड की बात करें डेप्रिसिएशन ये आ गई, ग्रांट फॉर द ईयर आ गई। 22 में ग्रांट जो है मेरी रिकॉग्नाइज हो गई, तो डेप्रिसिएशन ग्रांट तो मेरी सेम है, मेरी रिकॉग्नाइज हो रही है। कैरिंग वैल्यू में हर साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस होकर मैं कैरिंग वैल्यू पे आ रहा हूँ। और अगर हम इसको एसेट की कैरिंग वैल्यू में से लेस करवा रहे हों तो एसेट की कॉस्ट, उसमें से हमने ग्रांट लेस करवाई, क्या आ गया हमारे पास, कैरिंग वैल्यू जो है वो आ गई, उसमें से डेप्रिसिएशन जो है हमने लेस कराई तो मेरे पास बुक वैल्यू आ रही होगी। इस तरह से हम इसे क्या करते हैं, इस तरह से हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ये क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद है जी IAS 20 का डिस्क्लोजर। ये डिस्क्लोजर में हमने क्या कुछ गिवन करना है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट की हमारी मेथड क्या है प्रेजेंटेशन का, वो बताएंगे।
क्या ग्रांट की नेचर थी, कितनी ग्रांट थी जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनी है, कितनी अब इसका पार्ट नहीं बनी, कौन सी गवर्नमेंट असिस्टेंस थी जिसका हमें बेनिफिट्स मिला है, या कौन सी कंडीशंस लगी हुई हैं जो हमने फ्यूचर में फुलफिल करनी है, वो हम बता रहे होंगे। अगर गवर्नमेंट असिस्टेंस मिली है, बड़ी सिग्निफिकेंट है, तो उसको डिस्क्लोज करना है, उसकी नेचर क्या है, ड्यूरेशन क्या है, किस चीज़ के बारे में असिस्टेंस थी, वो हमने बताना है, ताकि हमारी स्टेटमेंट जो है वो मिसलीडिंग ना हो। तो ये दो मैटर जो है हमें क्या करने होते हैं, हमें गिवन करने होते हैं जब डिस्क्लोज ऑफ करना होता है, ये टेक्स्ट की फॉर्म में हम गिवन करते हैं। इन्हें ज़रा रीड कर लें, बताएं ये क्लियर है आप लोगों को डिस्क्लोजर। आगे चलते हैं जी, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। इसको हम जाके वैसे IAS 8 में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत हम ना इसका रीपेमेंट ऑफ ग्रांट से लेके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जी, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का मतलब क्या है। बेसिकली ये हम देखेंगे जब हमें ग्रांट मिली है रिलेटेड टू एसेट। ये हमें ग्रांट कब मिली है, रिलेटेड टू एसेट। और हमने क्या किया था, जब हमें ग्रांट रिसीव हुई थी, हमने उस ग्रांट को जो मेरी एसेट की कॉस्ट थी, मैंने उसके एसेट की कॉस्ट में से उसको लेस कर दिया था। अब ध्यान से देखिएगा क्या हुआ होगा। एसेट था जी मेरे पास 1 लाख का, मुझे ग्रांट मिल गई है जी 20,000 की, मैंने लेस करवा दिया। मैंने एसेट रिकॉर्ड किया 80,000 का, इसकी बेसिस के ऊपर डेप्रिशिएट करता गया। 3 साल के बाद मुझे ये 20,000 हुकूमत को वापस करने पड़ गए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मैंने उसकी कैरिंग वैल्यू की है उससे इसको रिस्टोर करना पड़ेगा। जो मैंने डेप्रिशिएट किया था मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको अब क्या करना पड़ेगा, दोबारा से सारा कुछ अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। तो ये मेरी क्या कहलाती है, ये मेरी चेंजेस इन एस्टीमेट कहला रहा होता है कि अब मेरे एस्टीमेट चेंज हो गए हैं। अब मेरी डेप्रिसिएशन जो है वो क्या हो गई है, तब्दील हो गई है। इसे हमने क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रीपेमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जरा हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। इज दैट क्लियर? देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि मैं इसको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लूँ, या मैं इसको IAS 8 में जाकर डिटेल में डिस्कस करूँ। क्योंकि हम ग्रांट्स पढ़ रहे हैं तो हम इसको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। IAS 8 में जब जाएंगे वहां पे फिर हमें इसके ऊपर इतना टाइम जो है वो नहीं लगाना पड़ेगा। गॉट इट? चलिए जी, अब रीपेमेंट ऑफ ग्रांट को डिस्कस करते हैं। एक चीज तो हमारे पास बड़ी आसान है, वो क्या है कि अगर हमारी ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है, ये बहुत आसान है रीपेमेंट, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी इनकम रिलेटेड टू ग्रांट है और अगर हमने रीपेमेंट कर दी है, अब ये रीपेमेंट जो है ना, ये रीपेमेंट भी 2 तरह की होती है। ये जो रीपेमेंट है, ये रीपेमेंट भी हमने 2 तरह की करनी है। या तो रीपेमेंट इन फुल होगी या रीपेमेंट पार्टली होगी, कि जो रिमेनिंग रह गए हैं आधा वगैरह जो है पे कर दें। फुल का मतलब क्या है कि अगर 10,000 ग्रांट ली थी, 10 ही वापस करनी पड़ जाएगी। पार्टली का मतलब 10 ली थी तो 6,000 वापस कर दो, ये पार्टली होती है। अगर ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है, अब देखो जब हमें ग्रांट मिलती है तो हम ग्रांट को रिकॉर्ड किस तरह से करते हैं। बेसिकली हमने देखा था कि हमारा बैंक अकाउंट जो है वो हम क्या कर रहे थे, डेबिट कर रहे थे, और हमारे पास जो डेफिड ग्रांट है वो हम क्या कर रहे थे, क्रेडिट कर रहे थे। अब इसमें से कुछ अमाउंट रियलाइज होगी 1-2 सालों में। अब हमारे पास डेफिड ग्रांट पड़ी हुई है जिसमें से अभी कुछ अनरियलाइज्ड अमाउंट है, जिसे हम कहते हैं अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट। इसमें से कुछ रकम ऐसी है जिसको अभी हमने अपनी इनकम का पार्ट नहीं बनाया। अगर रीपेमेंट करनी पड़ गई तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट करेंगे क्रेडिट, जितनी डेफिड ग्रांट पड़ी है उसे करेंगे डेबिट, और जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो किसको चार्ज हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम चार्ज कर रहे होंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एंट्री पास करते हैं। जैसे ये सवाल देखें जी, ऑन 1 जनवरी 2021 जैम लिमिटेड रिसीव अ कैश ग्रांट ऑफ रुपीज 1.5 million towards the cost of employing a blockchain analyst on a new project for a 5 years period। कि उसे ग्रांट मिली है कितने की, 15 लाख रुपए की, कि आपने ये एक ब्लॉकचेन एनालिस्ट है वो लगाना है। द ग्रांट इज रीपेएबल इन फुल, ग्रांट आपको पूरी की पूरी वापस करनी पड़ जाएगी। इफ द प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीटेड, अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। एनालिस्ट वाज एम्प्लॉयड, एनालिस्ट को एम्प्लॉय किया गया, प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1 जनवरी को, 20 जनवरी 2023 को प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया और ग्रांट जो है उसको हमें फुली रीपे करने पड़ गई। हमने एंट्रीज पास करनी है 1 जनवरी 21 से लेके डेट ऑफ रीपेमेंट तक। देखें जी, ग्रांट मिली 1 जनवरी की, एंट्री पास होगी, 1.5 मिलियन से कैश डेबिट हुआ, डिफर्ड ग्रांट जो है 1.5 मिलियन से क्रेडिट हो गई। पहली एंट्री ये पास होती है। ये क्लियर है? अब मैं आपके साथ ना यहाँ पे टी अकाउंट बनाता हूँ इसका साथ साथ। 1 जनवरी को हमें ग्रांट मिली है कितने की, 1.5 मिलियन की। ईयर एंड आया 31 दिसंबर को, हमने इसको रियलाइज किया 5 साल पे,
तो 1.5 लाख को 5 पर डिवाइड किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो पार्ट बनी है वो कितनी बनी है, 3 लाख। और रिमेनिंग जो है वो कितना रह गया, 12 लाख। ये 31 दिसंबर 2021 पे बात हुई। फिर अगला साल आया मेरे पास 2022, तो मेरे पास ब्रॉड डाउन बैलेंस था वो कितना पड़ा हुआ था, 1.2 मिलियन। इस साल जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट चार्ज की 3 लाख हुई। 31 दिसंबर 2022 को जो रिमेनिंग बच गया वो मेरे पास 9 लाख था। अगले साल का ब्रॉड डाउन आया मेरे पास कितना, 9 लाख। 23 में मुझे अमाउंट करनी पड़ गई है, वापस करनी पड़ गई है और फुल वापस करनी पड़ गई है। अगर फुल वापस करेंगे तो हमने एंट्री क्या पास करनी है कि मेरा बैंक अकाउंट क्या होना है, क्रेडिट। देखिए जनाब, बैंक अकाउंट मेरा क्रेडिट होगा कितने से, 1.5 मिलियन से, कोई बड़ी इतनी नहीं थी। डेबिट कितनी करेंगे, जितना ये बैलेंस मौजूद था एट दैट डे, 9 लाख का। तो 9 लाख की डेफिड ग्रांट जो है वो मेरी क्या हो गई है, यहां पर डेबिट हो गई है। रिमेनिंग कितना बचा, 6 लाख का, तो ये किसको चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देगा। इन अदर वर्ड्स देखा जाए तो 3 लाख आपने यहां पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पार्ट बनाया था, 3 लाख आपने यहां पे क्या किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनाया था। यहां पे जो आपने पिछले 2 सालों में इसको अपने प्रॉफिट का पार्ट बनाया था, जब आपने रीपेमेंट की है तो आपने यहां पे जितना भी प्रीवियसली अपने इनकम का पार्ट बनाया था उसको आपने यहां पे क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। तो इस तरह से हम रीपेमेंट की एंट्री जो है वो पास कर रहे होते हैं। ये क्लियर है। उसके बाद है ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। आपकी अगर ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, तो अगर आपने ग्रांट रिलेटेड टू एसेट को डेफर्ड इनकम का पार्ट बनाया था तो उसकी रीपेमेंट सेम एज दिस मेथड होगी जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है बिल्कुल इसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने उसको एसेट की कॉस्ट में से लेस करवाया था तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें डेप्रिसिएशन को रिवर्स बैक करना पड़ेगा और एसेट को इंक्रीज करके उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट अमाउंट में लेकर आना पड़ेगा। और ये अभी हम एग्जाम्पल से जो है उसको डिस्कस करते हैं। एंट्री क्या होगी, अगर डेफर्ड इनकम ग्रांट रिकॉर्ड की थी तो जो भी डेफर्ड ग्रांट पड़ी होगी वो हम डेबिट बैंक अमाउंट क्रेडिट करेंगे, जो भी डेफर्ड ग्रांट होगी वो डेबिट होगी और रिमेनिंग अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेगी। सेम ये वाली एंट्री है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये आपकी सेम रहती है। लेकिन अगर आपने उसको एसेट के कॉस्ट लेस किया था तो रिमेंबर बैंक अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। जो डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड की थी वो डेबिट होगी और रिमेनिंग अमाउंट उसको चार्ज होगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हो रही होगी। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आपने याद रखनी है कि जब रीपेमेंट ऑफ ग्रांट होगी आप इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे। जब रिपेमेंट ऑफ ग्रांट होगी आप इंपेयरमेंट टेस्ट लाजमी करेंगे कि आपके एसेट इंपेयर तो नहीं हो गया। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो यहाँ भी हमारा गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो ख़त्म होता है। ये इसका एक फ्लो चार्ट है कि गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, बेनिफिट्स फॉर द गवर्नमेंट। अगर बेनिफिट्स की कोई इकोनॉमिक बेनिफिट वगैरह हैं तो उसे हम गवर्नमेंट असिस्टेंस कहते हैं, अगर नहीं है तो इग्नोर होता है। असिस्टेंस में 2 तरह की हैं, एक गवर्नमेंट असिस्टेंस की है जिसकी कोई रिजनेबल वैल्यू नहीं होती और एक ग्रांट है। ग्रांट का मतलब है ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। अब बात करें ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज पे तो ग्रांट इनकम से रिलेट करती है, ग्रांट रिलेट करती है हमारे पास एसेट से। इनकम का मतलब ये है कि हमें अदर ग्रांट्स मिली हैं, इसको रिकॉर्ड करने के 2 मेथड हैं। या तो हम इसको अदर इनकम का पार्ट बनाएंगे या हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करवा देंगे। रिपेमेंट जब भी होगी तो जो अनअमोर्टाइज अमाउंट होगी वो हमने रीपे करनी है। ग्रांट अगर मिल रही है हमें एसेट से रिलेटेड, या तो हम इसको डेफर्ड इनकम का पार्ट बनाएंगे या हम इसको एसेट की कॉस्ट लेस करवाएंगे। अगर रिपेमेंट होगी तो डेफर्ड ग्रांट हमारी डेबिट हो जाएगी, उसकी बेसिस के ऊपर हम रिवर्स कर रहे होंगे। और अगर एसेट कॉस्ट लेस करवाया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसको उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट अमाउंट तक रीस्टोर कर रहे होंगे। तो यहाँ भी हमारा गवर्नमेंट ग्रांट खत्म होता है। ये एग्जाम्पल करते हैं एसेट्स की। कहता है जी रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्री पास करनी है 2020 से लेकर 2022 तक अंडर बोथ मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, दोनों मेथड के तहत। कहता है जी 1 जनवरी 2020 डीप वाटर लिमिटेड इंस्टॉल्ड अ नॉन करंट एसेट विद अ कॉस्ट ऑफ ₹5 लाख। उन्होंने एसेट रिकॉर्ड किया 5 लाख का एंड रिसीव ग्रांट ऑफ 1 लाख इन रिलेशन टू डेट एसेट। उसके लिए 1 लाख की ग्रांट ली है। द एसेट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड। एसेट जो है वो हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ओवर 5 ईयर, पिछले 5 साल के लिए। ग्रांट वाज रीपेड ऑन 1 जनवरी 2022। ग्रांट 1 जनवरी 2022 को रीपे हो गया इन फुल पूरी ऑन फेलिंग टू मीट द कंडीशन। जो हम पे कंडीशंस लगी थी वो हमने फुलफिल नहीं की। बोथ मेथड्स का मतलब है डेफर्ड इनकम से और एसेट को जब कॉस्ट लेस करवाएंगे, दोनों पे हमने इसको देखना है। सवाल समझ आया आप लोगों को? अब देखें जी, पहले है मेथड 1 जब हम डेफर्ड इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। अब देखो जी, जब हमने एसेट लिया तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट हुआ, कैश अकाउंट मेरा क्रेडिट हुआ, हमने ग्रांट जो है वो रिकॉर्ड कर ली।
फिर ग्रांट मिली, कैश डेबिट, डेबिट ग्रांट हमारी क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। एसेट की लाइफ कितनी है, 5 साल है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, इसी बेसिस के ऊपर हमारी ग्रांट भी अमोर्टाइज हो गई। तो ग्रांट मिली 100 की, 1 साल में हमने 20 की रियलाइज कर दी, 80 की हमारे पास वापस बच गई। तो ये हमारी 1 साल की एंट्रीज जो है वो कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट ईयर आया 2021, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुई। फिर हमने ग्रांट रिकॉर्ड की 20 की ग्रांट लेस करवाई, अब मेरे पास कितनी रह गई है, 60 की रह गई है। यकम जनवरी को कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ग्रांट पूरी वापस करनी पड़ गई, तो 100 से मेरा क्या होगा, कैश क्रेडिट। डेफर्ड ग्रांट कितनी सी मौजूद, 60 की, 60 से वो डेबिट हो जाएगी, रिमेनिंग किसको चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। अब इन अदर वर्ड देखें, ये 2 ग्रांट्स ऐसी थी जो हमने किसका पार्ट बनाई थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और यही हमने क्या की है, यहाँ पर रिवर्स की है। इज दैट क्लियर? उसके बाद है कि अगर हम एसेट को, ग्रांट को कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट से लेस करवाना, सेकंड मेथड। एसेट लिया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट हुआ 500 से, कैश अकाउंट हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ग्रांट मिली 100 की, कैश डेबिट, पीपी हमारा हो गया क्रेडिट। जब हमने ये एंट्री पास की तो 500 में से हमने 100 को लेस करवाया, रिमेनिंग हमारे पास कितना बचा, कैरिंग वैल्यू 400, जिसे हम क्या करेंगे, डिप्रिशिएट कर रहे होंगे। अब लाइफ है हमारे पास 5 साल, 400 को 5 पर डिवाइड किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी क्या हो रही होती है, क्रेडिट हो रही होती है। अगले साल भी हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट किया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो क्या कर ली, हमने क्रेडिट कर ली। तो 2 साल हमारे पास ये डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड हुई है। इज दैट क्लियर? अब हमने क्या किया, ग्रांट हमारी रीपे हो गई है, कैश अकाउंट क्या होगा मेरा, क्रेडिट हो जाएगा। अब डेबिट किसे करना है और किस वैल्यू से करना है, आप देखें सिंपल सा इसका असूल क्या है। आप देखें आपको ग्रांट कितनी मिली थी, 100 की, कितने साल तक रिकॉर्ड करना था, 5 साल तक। कितने साल रिकॉर्ड हुई है, 2 साल तक, 1 साल इधर 1 साल इधर, मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास जवाब आ जाएगा 40। ये जो जवाब आएगा इससे आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसे क्या करना है, डेबिट करना है, और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है वो रिमेनिंग अमाउंट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बेसिकली ये 40 क्या है, ये वही डेप्रिसिएशन की सेविंग है जो आपने की है। देखें अगर ये कभी भी ना होता, आपने अगर 500 का ही एसेट लिखा होता, 500 को 5 पर डिवाइड करते 100 जो है वो आपकी डेप्रिसिएशन आनी थी। आपकी डेप्रिसिएशन कितनी यहाँ पे आई है, 80 आई है, तो कितने से कम डेप्रिशिएट हुआ था, 20 से। ये बेनिफिट था। तो पहले साल 20 से हुआ, दूसरे साल 20 से हुआ, दोनों को कंबाइन किया कितना हुआ, 40। तो 40 से प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट हो गया, रिमेनिंग अमाउंट इसको चार्ज होगी, आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को चार्ज हो रही होगी। अगर अब हम आए तो जब एसेट्स की बात करेंगे तो एसेट्स की कैरिंग वैल्यू कितनी बनती है, 240। इसमें जो अमाउंट रिवर्स हुई है वो 60 हमने ऐड की, तो किस पे पहुंच गया, उसकी कैरिंग वैल्यू पे डिवाइड किया, तो मेरी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ रही होती है। इस तरह से हम इसे कर रहे होते हैं। ये क्लियर है? एक और सवाल देखते हैं। 1 जनवरी को डीप सी लिमिटेड ने एक नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड किया, कॉस्ट थी 5 लाख, और ग्रांट रिसीव की थी 1 लाख इन रिलेशन टू दैट एसेट। एसेट इज बीइंग डेप्रिसिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ग्रांट ऑफ रुपीज 90,000 वॉज रीपेड। अब देखें यहां पे मैं आ रहा हूं पार्शियल रीपेमेंट पे, पार्शियल रीपेमेंट पे। यहां हमने बात करी फुली जितनी भी होती है रिपार्ट, यहां है पार्शियल रीपेमेंट, और जब उसने कंडीशन फुलफिल नहीं की, हमने यहाँ पे बोथ मेथड के तहत इसको रिकॉर्ड करना है। क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? अब पहला मेथड है कि जब हम इसको अपनी डेफर्ड इनकम के तौर के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होंगे, जब हम इसको अपनी डेफर्ड इनकम तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। एसेट लिया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट हुआ, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। ग्रांट मिली, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, डेबिट ग्रांट हमारी हो गई क्रेडिट। ईयर एंड पे हमने क्या किया, उसको डेप्रिशिएट किया, उसी लाइफ पे हमने ग्रांट को रिकॉर्ड किया, अगले साल हमने उसको फिर डेप्रिशिएट किया। और ये क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। उससे अगले साल हमने उसको फिर क्या किया है, डेप्रिशिएट किया है। डन हो गया? डन हो गया? अब देखें जरा, अब देखें जरा, यहां पे रिपेमेंट है, एक रिपेमेंट का ये तो शॉर्टकट मेथड है, ये बताता हूं आपको, लेकिन लॉजिक देखें। आपने जब रिपेमेंट की है, आपके पास 60 की डेफर्ड ग्रांट जो है वो मौजूद है। अब बेसिकली ध्यान कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, आपने ग्रांट ली थी 100 की, आप वापस कितना कर रहे हैं, 90 कर रहे हैं। आपको क्या ये 10 का बेनिफिट रिसीव नहीं हुआ? ग्रांट कितने की ली थी,
100 की ली थी, वापस कितने की कर रहे हैं, 10 की कर रहे हैं, वापस कितने की कर रहे हैं, 10 की कर रहे हैं। तो क्या ये 10 रुपए का बेनिफिट आपको रिसीव नहीं हुआ? ये 10 रुपए का बेनिफिट आपको रिसीव हुआ है, बेसिकली दैट बेनिफिट इज योर ग्रांट। ये जो 10 का बेनिफिट ले रहे हैं ये आपको ग्रांट मिली है, और ये आपको 5 साल के लिए मिली थी। तो जिसको 5 पे डिवाइड करें, 2 साल तक रिकॉर्ड कर लिया है, रिमेनिंग कितनी बची है आपके पास, 6 की। ये जो आप 60 की रख के बैठे हुए हैं ना, 60 की, इस 60 में से 6 की ग्रांट तो रिकॉग्नाइज होनी ही होनी है। रिमेनिंग अनअमोर्टाइज कितनी रह जाएगी, 54 की। कितनी रह जाएगी, 54 की। तो इस 54 से हम क्या करेंगे, डेफर्ड ग्रांट जो है वो डेबिट कर रहे होंगे। प्रॉपर लॉजिकल आंसर है कि भाई लिया 100 था, वापस 90 किया, ग्रांट कितनी रही, 10 की। लाइफ क्या है जिसपे ग्रांट रिकॉर्ड होनी है, 5 साल। तो 10 को 5 पे डिवाइड किया, कितने साल तक रिकॉर्ड किया, 2 साल तक। रिमेनिंग अभी इस 10 में से जो अनअमोर्टाइज की बची है वो कितनी है, 6। तो 60 में से 6 लेस करवाया, जो नेट है वो कितनी, 54। तो इसको हम क्या कर रहे होंगे, रिवर्स। शॉर्टकट मेथड क्या है, सिंपल सी बात है, देखो भाई कितनी अमाउंट रिवर्स हो रही है आपके 90 की रिवर्स। किस लाइफ पे रिकॉर्ड करना था, 5 से। कितने साल तक रिकॉर्ड किया है, 2। मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आएगा उससे आपने रिकॉर्ड करना है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी, जो बैलेंसिंग फिगर होगी, वो किसको चार्ज हो जाएगी, आपकी डेफर्ड ग्रांट को चार्ज हो रही होगी। वो किसको चार्ज होगी, डेफर्ड ग्रांट को चार्ज होगी। फिर अगले साल आपकी डेप्रिसिएशन वही आ जाएगी। अब देखें, आपने 100 की ग्रांट ली थी, 90 वापस की है, स्टिल आपके पास 10 की पड़ी हुई थी। तो 10 को 5 पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो आपके पास 2 की आ जाएगी, जो क्या कर रहे होंगे, रियलाइज कर रहे होंगे फॉर द ईयर। तो इस तरह हम पार्शियल डिमांड ग्रांट्स को, पार्शियल रीपेमेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? अब सेकंड मेथड है कि जब हमें ग्रांट मिली, हमने कैरिंग अमाउंट से लेस करवा दी। तो जब हमने एसेट परचेज किया, एसेट अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। जब हमें ग्रांट मिली तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, एसेट अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। अब जब मैंने ये काम किया तो 500 में से 100 लेस करवा दिया, एसेट मेरा किस पे, कैरिंग वैल्यू पे, वो कितनी रिकॉर्ड हुई है, 400 की रिकॉर्ड हुई है। उसको डिवाइड किया लाइफ पे 5 के ऊपर, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट आ गया, और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो गई। अगले साल का भी हमने यही किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा डेबिट रिकॉर्ड कर लिया, 2 साल की हमने रिकॉर्ड कर ली। अब हम कितनी रीपे कर रहे हैं ग्रांट, 90 की। अब जितनी की रीपेमेंट हो, सिंपल उसी को इस्तेमाल कर लें। 90 लाइफ की थी 5 साल, कितने साल तक यूटिलाइज किया, 2 साल तक। क्या जवाब आएगा आपके पास, 36। इससे आप रिवर्स करें अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 36 से, और रिमेनिंग इसको चार्ज कर दें आप, अपने पीपीई को चार्ज कर दें। तो ये एंट्री आपकी हो गई रीपेमेंट की। अब जब कैरिंग वैल्यू निकालनी है आपने, तो सिंपल सी बात है भाई, 400 का आपका एसेट था, आपने 80 यहाँ पे डेप्रिशिएट किया, 80 यहाँ पे डेप्रिशिएट किया हुआ था, तो 240 आपकी बुक वैल्यू थी। उस 240 में 54 ऐड कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 294 होगा। इस 294 को रिमेनिंग लाइफ, एस्टिमेट चेंज हुआ, रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करेंगे, तो आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो आ रही होगी। इतनी आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो बन रही होती है आफ्टर द रिपेमेंट ऑफ ग्रांट। और दिस इज अ प्योर एग्जांपल ऑफ चेंजेस इन एस्टिमेट। आगे देखते हैं, रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ केएल इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव प्लांट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 टू 31 दिसंबर 2023। जर्नल एंट्री फॉर डिस्पोजल ऑफ प्लांट इज नॉट रिक्वायर्ड। काशिफ लिमिटेड ने प्लांट रिपोर्ट किया 250 का 1 जनवरी को, लाइफ उसकी 3 साल, स्क्रैप वैल्यू 128 मिलियन है। बेस्ड ऑन दिस उन्होंने रेट निकाला 20%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में उसको लेके चल रहे हैं। ऑन सेम डेट केएल आल्सो रिसीव अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ रुपीज 60 मिलियन। कितनी ग्रांट मिली है उसको, 60 मिलियन की ग्रांट जो है वो रिसीव हुई है। Towards plant, it is reasonably certain that KL will comply with the condition of this grant. KL has a policy to present the grant as reduction from the carrying amount of the plant। के बजाय जब ग्रांट मिलेगी तो आपने क्या करनी है, कैरिंग अमाउंट से रिड्यूस करवानी है। अब मतलब क्या हुआ है कि हमें जो 250 की ग्रांट मिलेगी, हमने क्या करना है, उसको यहाँ पे लेस करवाना है। अब मेरी 190 जो है वो क्या होगी, कैरिंग वैल्यू इस्तेमाल होनी चाहिए। अब जब ये वाला पॉलिसी होगी तो भाई हमने फिर भी ये टेबल ही बनाना है जो हम यहाँ पे बना के आए हैं पिछले। आप तीनों सालों की पहले कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। ये 250 का प्लांट था, रेट लगाया, आपके पास डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर की आ गई, फिर सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन आपने निकाल ली, फिर आपने थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन जो है वो भी निकाल ली। ये आ गई आपके पास टोटल डेप्रिसिएशन। फिर आप ग्रांट इनकम लेंगे, आपके पास एक ग्रांट इनकम आ गई। अब वही करेंगे कि जी आप डेप्रिसिएशन को डिवाइड किया टोटल के ऊपर, मल्टीप्लाई किया ग्रांट से, तो आपके पास इस साल की ग्रांट जो होनी है वो आ गई। अगले साल की ग्रांट भी आप रिकॉर्ड कर लेंगे और थर्ड ईयर की ग्रांट भी रिकॉर्ड कर लेंगे। ये आपने क्या करना है,
सेम उसी मेथड से आपने रिकॉर्ड कर लेना है। अब इसके साथ आपने एडिशनल कॉलम बनाना है कि बिकॉज हम इसमें क्या कर रहे हैं, ग्रांट को लेस करवा रहे हैं एसेट से। अब जब ग्रांट को एसेट में से लेस करवाएंगे तो ग्रांट की कैरिंग वैल्यू कम हो जाएगी। जब कैरिंग वैल्यू कम हो जाएगी तो डेप्रिसिएशन भी कम होनी चाहिए। तो हमने अब रिड्यूस डेप्रिसिएशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे कि ये जो डेप्रिसिएशन आई है इसमें से हम लेस करवाएंगे ग्रांट की अमाउंट। 50 में से 24.5 लेस किया, मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई 25.41। 40 में से 19.67 लेस किया, मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई 20.33। 32 में से 15.74 लेस किया, मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई 16.26। तो मैंने क्या करनी है, मैंने ये रिड्यूस डेप्रिसिएशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट कर ली, अब कहानी मेरी आसान हो गई। एंट्रीज पास करूंगा। देखिए जब ग्रांट रिसीव हुई, प्लान डेबिट हुआ, बैंक क्रेडिट हो गया। जब ग्रांट रिसीव हुई, बैंक डेबिट हुआ, पीपी हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब डेप्रिसिएशन की एंट्रीज, ये जो रिड्यूस डेप्रिसिएशन है इसकी हमने क्या करनी है, एंट्रीज पास करनी है। तो कैसे करेंगे हम, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी हो जाएगी क्रेडिट। तो ये हमने जो रिड्यूस डेप्रिसिएशन फाइंड आउट की है इसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। क्लियर है ये। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो वाइंड अप होता है।